ओके, सो आई विल जस्ट रिपीट इट अगेन। हम जो आज के सेशंस में डिस्कस करने वाले हैं वो कंप्लीटली ऑन आसन। आसन हमें क्यों करना है, कैसे करना है, क्या अपने फायदे हैं उसके, क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशंस है, किसको किसको कैसे वो आसन को कराना है, उसके बेनिफिट्स किस किस को होंगे, सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। बट उसके पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हिस्ट्री क्या है आसन की। योगा की हिस्ट्री तो हम सबको मिल जाएगी, बट उसके अंदर, योगा के अंदर एक आसन, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है जिसको कि हमें डिस्कस करना है, बिकॉज वी विल बी फोकसिंग मोर ऑन आसन टुडे। ये सेशन लेने के बाद हम प्रैक्टिस ऑब्वियसली करने वाले हैं। धीरे धीरे हम लोग वी विल प्रोग्रेस। फर्स्ट यू विल अंडरस्टैंड अबाउट द आसन एंड देन द प्रैक्टिस विल स्टार्ट। तो हिस्ट्री में एक आपने पतंजलि योग सूत्र के बारे में सुना होगा। पतंजलि योग सूत्र में समाधि पाद में जो सेकंड पाद है उसमें आपको 8 लिम्स ऑफ पतंजलि दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, दो पतंजलि योग सूत्र में 195 सूत्र है। 195 सूत्र को 4 पाद में डिवाइड किया गया है। ये सारी जो हिस्ट्री है वो अगेन आप अगले लेक्चर्स में देखोगे। हम फोकस करने वाले हैं ओनली आसन के ऊपर। सो जो आसन है वो 8 लिम्स जो है पतंजलि के, उसके अंदर आता है थर्ड लिम्ब यम नियम के बाद आसन। पतंजलि में आपको कहीं पे भी कोई आसन नहीं मिलेगा। मैंने आई थिंक प्रीवियस लेक्चर्स में भी ये डिस्कस किया था कि पतंजलि योग सूत्र जो 250 ईस्वी में आया था, उस टाइम पे पतंजलि ने ये नहीं बोला था कि आपको ताड़ासन करना है या वृश्चिकासन करना है या पश्चिमोत्तानासन करना है। उन्होंने कभी नहीं बताया। उन्होंने एक डेफिनेशन दी थी और उसका मतलब है वो है स्थिर सुखम आसनम। तो पतंजलि का बोलने का मतलब एक था कि आप जो भी पोजीशन में आप स्थिर रह सकते हो, दैट इज आसन। कि आपको कोई पैर ऊपर उठाना नहीं है या हाथ ऊपर उठाना नहीं है। हाँ, अगर उसमें आप स्थिर हो तो वो आपके लिए आसन है, ठीक है। धीरे धीरे आप आगे बढ़ते जाओगे तो ये भी बोला जाता है, आई मीन बिफोर इवन पतंजलि की भगवान महादेव ने 84 लाख आसन बताए हुए हैं। और उसमें से फिर हठ रत्नावली जो कि घेरंड संहिता जो थर्ड स्टेज है उसके बाद जो बुक आई थी उसके अंदर 84 आसन बताए गए। सिमिलरली जैसे कि पतंजलि ने आपको आसन नहीं बताया, ठीक है। देन आया हठयोग प्रदीपिका। हठयोग मतलब आप पकड़ लो 500 की ईस्वी में आया था, ठीक है, 500 से 750 के आसपास था। उन्होंने आसन को सबसे पहले रखा है, ठीक है। उन्होंने आसन को पहले रखा है और उन्होंने 15 आसन दिए अपनी बुक में खाली। हठयोग प्रदीपिका के हिसाब से आप अगर ढूंढोगे आसन तो आपको 15 आसन मिलेंगे, उससे ज्यादा आसन नहीं है एज पर हठयोग प्रदीपिका। उसके क्योंकि उन्होंने थोड़ा सा फिजिकल एस्पेक्ट्स के ऊपर फोकस करने का सोचा। बिकॉज धीरे धीरे हम जैसे जैसे मॉडर्न वर्ल्ड की तरफ बढ़ते जा रहे हैं ना, तो हमारे बॉडी में टॉक्सिन जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ रहा था। और वो टॉक्सिन को प्योरीफाई करने के लिए, आई मीन टू गेट रेडी फॉर धारणा ध्यान एंड समाधि और फॉर मेडिटेशन, आवर बॉडी शुड बी रेडी फर्स्ट, आई मीन फिजिकली वी शुड बी रेडी। तो फिजिकली रेडी करने के लिए हठयोग में आपको 15 टाइप्स के आसन मिलते हैं, जो आसन करके आप अपनी बॉडी को फिट रख सकते हो, एंड देन यू कैन गो अहेड विद प्राणायाम एंड मेडिटेशन। सिमिलरली धीरे धीरे आप आगे बढ़ते हो 750 ईस्वी में या 1000 के आसपास घेरंड संहिता जो बुक है उसके अंदर आपको आसन के बारे में बताया गया है। और वो आसन की जो नंबर्स है वो 15 से बढ़ के पहुंच गए 32, ठीक है। सो धीरे धीरे आप देखोगे नया नया जैसे जैसे एरा आ रहा है ना, वैसे वैसे हमारा फिजिकल एस्पेक्ट्स के ऊपर ज्यादा फोकस हो रहा है, बिकॉज हमारा टॉक्सिन बढ़ रहा है। मॉडर्न वर्ल्ड में आप देख लोगे तो इतना ज्यादा आपका जो लेट्स से कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आप बैठ के काम कर रहे हो, हम हैं अभी जैसे अभी आप 8 घंटा अगर कोई खाली टीचिंग का काम ही कर रहा है बैठे हुए, तो उसकी बॉडी जो है वो मेडिटेशन के लिए कभी सपोर्ट नहीं करेगी। सो ही और शी हैज टू मूव ऑन। सो उसके लिए आपको अलग अलग टाइप के आसन करने पड़ेंगे, अलग अलग जॉइंट्स के ऊपर, अलग अलग बॉडी के बेनिफिट्स के लिए। सो घेरंड संहिता ने 32 आसन दिए। उसके बाद आए हठ रत्नावली। हठ रत्नावली मतलब कि 1250 के ईस्वी में रहेगा अब आसपास। उसमें आसन बढ़ के हो गए 84। सो आप देखोगे ना धीरे धीरे जैसे जैसे एराज बढ़ता गया वैसे वैसे आप मॉडर्न वर्ल्ड की तरफ आ रहे हो ना, तो आपके नंबर ऑफ आसन बढ़ गए। और ऐसा कहा जाता है कि 84 लाख आसन है।
84 आपको हठ रत्नावली में मिल जाते हैं। और आज की डेट में आपको चाहे जितने आसन, मतलब देयर इज नो नंबर्स कि कितने आसन होने चाहिए, सो यू कैन, आई मीन एक आसन के ही 10 वेरिएंट्स आपको मिल जाते हैं। तो कुल मिला के मोटा मोटा आपको आसन के बारे में मतलब हिस्ट्री अगर पता करनी है तो ये पतंजलि में क्या लिखा है, हठ योग में क्या लिखा है, गेरंड में क्या लिखा है, फिर हठ रत्नावली में क्या लिखा है, वो थोड़ा सा आपको मतलब पढ़ना चाहिए। अदरवाइज ये जो मोटा मोटा जो आसन के बारे में मैंने आपको यहाँ पे बताया है। ओके, तो ये जो एक्चुअली ये जो पीपीटी है वो 3rd लेवल की है, लेवल 3 के लिए स्टूडेंट्स के लिए, तो उसमें सारे आसन मैंने मिला के रखे हुए हैं। बट इफ यू लुक एट द अपर पिक्चर, ये जो ऊपर का पिक्चर है जिसमें आपको दिया हुआ है योगासन टेक्निक्स, कॉन्ट्राइंडिकेशन, बेनिफिट, तो ये जो नंबर, ये जो आसन है ये आपके योगा वॉलंटियर्स के लिए है, तो वो आपको मैं आगे चल के बताता हूँ। हाँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी कैसा है ना कि आसन के बारे में मतलब आप क्या होता है कि जनरली एक टेंडेंसी बनी हुई है कि अगर आपको एज अ ट्रेनर आपको कोई पूछता है कि मुझे डायबिटीज है, तो आप डायबिटीज के लिए आपको क्या करना चाहिए, आप क्या करोगे, गूगल पे जाओगे, डायबिटीज के आसन आप पकड़ोगे और उसको बता दोगे ये करना है। लेकिन जब तक आपको ये नहीं पता है कि वो आसन कैसे करवाने हैं, तब तक वो गूगल आपके लिए फायदा नहीं देने वाला है। और गूगल पे ये चीजें बहुत कम मिलेगी आपको, यू वोंट बी एबल टू फाइंड आउट कि हाउ यू हैव टू मेक हिम और हर डू दैट पर्टिकुलर आसन। सो आपका जो बेसिक्स क्लियर हो गया ना, तो आपको जो कोई भी आसन आप उठा लोगे, आपको ये आइडिया क्लियर रहेगा कि हाँ इसको मुझे ऐसे करवाना है। सो वो उस केस में आपके लिए गूगल और एनी सर्च टूल विल बी वेरी बेनिफिशियल। सो फर्स्ट थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड इज द टाइप्स ऑफ आसन। आसन कितने टाइप्स के होते हैं? तो एक होता है स्टैंडिंग आसन, ठीक है, ये इसमें लिखा हुआ है। ये जो पोजीशन आप देख रहे हो, मतलब और बहुत सारे पोजीशन पोजेस होते हैं, बट ये है वृक्षासन का एक पादासन का पोजीशन, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका स्टैंडिंग पोजीशन, मतलब कि खड़े रह के करने वाला पोजीशन। दूसरा आपका होता है सिटिंग पोजीशन। सिटिंग में मैंने पद्मासन का पोजीशन का फोटो डाल के रखा है, तो दिस इज कॉल्ड पद्मासन। तो मतलब ये है आपका सिटिंग पोजीशन। ये दो में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है अक्सर लोगों को जो नए हैं फील्ड में। तो जो आपके पेट के बल जो पोजीशन होती है ना, उसको कहते हैं प्रोन पोज, प्रोन। अब इसको समझने के लिए आपको ये पोजीशन समझ जानी है, ये है सुपाइन। सुपाइन को सिंपली आप समझ लो स्पाइन। तो आपकी जो स्पाइन है वो पीछे की तरफ होती है। अगर आप ऐसे लेट के कर रहे हो, पीठ के बल लेट के कोई भी आसन कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड सुपाइन, सुपाइन पोज। आपको आपको जब भी आप सिखाते हो या कोई कभी भी वर्ड्स यूज करते हो, तो यू हैव टू यूज दीज वर्ड्स, तो वो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली मेमोराइज हो जाएंगे। सो इफ दिस इज, सी स्टैंडिंग और सिटिंग में तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, एनीवन कैन मेक आउट। बट सुपाइन और प्रोन में कंफ्यूजन होता है। तो सुपाइन अगर आपको पता चल गया, सुपाइन इज लाइक योर स्पाइन वाला पोजीशन, मतलब पीठ के बल लेट के। तो जो बचा हुआ पोजीशन है उसको आप प्रोन कहोगे। प्रोन मतलब पेट के बल पे आप लेट के करोगे कोई भी आसन। सो दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली। ये 4 टाइप्स के आसन होते हैं, ये आपको मेमोराइज कर लेना, अपने दिमाग में बिठा लेना है। ओके, सो जब 4 टाइप्स के आसन आपको हो गए, तो अभी जनरली आप कभी कोई योगा सेशन लेते हो तो सबसे पहले आपके सामने स्टूडेंट्स या तो बैठा मिलता है या खड़ा मिलता है जैसे भी है। बट स्टार्टिंग हमेशा स्टैंडिंग आसन से होती है। फिर उसको आप या तो पीठ के बल लेटाओगे या फिर पेट के बल, वो डिपेंड्स अपॉन योर। बट ऑब्वियसली सबसे पहले जो स्टैंडिंग वाला आसन हो जाता है, उसके बाद क्या होता है ना, थोड़ा सा बॉडी रिलैक्स करने के लिए आपको उसको बिठाना पड़ता है। या तो बिठा के कराओ, या पीठ के बल कराओ, या फिर पेट के बल कराओ, वो आपकी चॉइस के हिसाब से होता है। आपके जो योगा वॉलंटियर का जो सिलेबस है, उसके जो आसन है वो देखो स्टैंडिंग पोस्चर में है, सिटिंग पोस्चर में है, प्रोन में है एंड सुपाइन में है, चारों में है, ठीक है। तो अगर स्टैंडिंग में आप देखोगे तो आपके पास ताड़ासन है, वृक्षासन है, अर्धचक्रासन है, पाद हस्तानासन है और त्रिकोणासन है। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 आसन आपको दिए गए। सिमिलरली सिटिंग में आपको 1 2 3 4 5 6 एंड 7 आसन आपको सिटिंग में दिया गया है। प्रोन में आपका, प्रोन जो है मतलब ऑन योर स्टमक, आपको 3 आसन दिया गया है। और 1 2 3 4 5 6 7 आसन जो है वो आपको स्पाइन पे दिया गया है। अब फॉरगेट अबाउट दीज आसन,
if you understand how you can conduct an asan, or how you can prepare someone to go in the asan, or complete the asan, then you can obviously conduct n number of आसन्स. ये तो आपको खाली एक अपने सिलेबस के हिसाब से, बट लेवल 3 में अगर आपको लेट्स से 36 आसन है तो 36 आसन इजीली आप करवा सकते हो, आपको अगर बेसिक्स क्लियर हो गया. और आई एम टेलिंग यू अगेन कि ये आपको कोई बुक में नहीं मिलेगा, ये आपको कहीं पे भी ढूंढने पे नहीं मिलेगा. ऑब्वियसली सिटिंग, स्टैंडिंग, सुपाइन, प्रोन तो आपको मिल जाएगा, लेकिन जो अगली स्लाइड में जो कुछ 2-3 चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो आपको कहीं नहीं मिलने वाली. यू कैन ट्राई एंड फाइंड इट आउट. एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. कोई भी आसन करवाने जा रहे हो, आपको ये 5 स्टेप्स आपको हमेशा याद रखने हैं. ये 5 स्टेप में सबसे पहला स्टेप कौन सा है? प्रिपरेटरी पोज. तो अब मैं आपको लेट्स से मैं आपको कुछ करके दिखाता हूं, तो उससे आपको ना थोड़ा ज्यादा डिटेल में समझ में आ जाएगा. जस्ट होल्ड ऑन. Okay. Am I visible to all of you? Yeah. Okay. तो प्रिपरेटरी पोज सबसे पहला स्टेप है. दूसरा स्टेप है गोइंग इन द आसन. तीसरा स्टेप है होल्डिंग. चौथा स्टेप है कमिंग बैक फ्रॉम द आसन. एंड पांचवा स्टेप है रिलैक्स. अब ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपका क्लियर हो गया. आप कोई भी आसन आराम से कर सकते हो, करवा सकते हो. सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आप करवा सकते हो उस आसन को. तो लेट्स से मैं पश्चिमोत्तानासन करने जा रहा हूं, तो सिटिंग आसन, कोई भी सिटिंग आसन है उसका प्रिपरेटरी पोज जो है वो आपका होता है दंडासन. पैर सामने सीधे, हाथ यहां पे या फिर यहां. दिस इज द प्रिपरेटरी पोज फॉर ऑल सिटिंग आसन. इफ लेट्स से यू आर डूइंग स्टैंडिंग आसन, तो आपको सीधा खड़ा रहना है लाइक दिस पैर साथ में. ये आपका हो गया प्रिपरेटरी पोज कि आप प्रिपेयर हो आसन में जाने के लिए. सो लेट मी डू वन आसन विच इज लाइक पश्चिमोत्तानासन. तो उसमें आपका प्रिपरेटरी पोज सिटिंग है. ये सिटिंग आसन है. सबसे पहले आपको दिमाग में आ गया कि हाँ ये बैठ के किया जाने वाला आसन है, तो आपने इसमें आ गए, दंडासन में आ गए, विच इज अ प्रिपरेटरी पोजिशन. नाउ सेकेंड इज गोइंग इन द आसन. तो गोइंग इन द आसन इज लाइक आपको आसन के अंदर जाना है. कैसे जाना है वो आपको पता होना चाहिए, और वो आपको कोई भी बता देगा. लेट्स से आप चेक करोगे तो दोनों हाथ ऊपर उठा के श्वास लेते हुए और श्वास छोड़ते हुए आप आगे की तरफ फॉरवर्ड होंगे, और एक एंड पोजीशन जहां पे आपको लगता है कि ये यहाँ पे मेरे को बहुत हो गया, मतलब ज्यादा स्ट्रेच आ रहा है, इससे नीचे मैं नहीं जा सकता हूं, वहां पे आपको होल्ड करना है. So let's say I am going up till here. Okay? तो ये जो पोजीशन थी मेरी, जहां पे मैं नीचे की तरफ था, यहां से मैं अंदर गया, तो ओके. तो जब मैं मेरा जो गर्दन है वो पैरों के नीचे गया, तो दैट वाज द सेकेंड पोजीशन वेरिन आई वेंट इन द आसन. उसमें अगर मैं होल्ड करूंगा तो वो होगा होल्डिंग, मतलब स्टेइंग इन द आसन. इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्टेइंग इन द आसन. दैट इज द थर्ड पोजीशन. सो फर्स्ट इज दिस, सेकंड इज दिस, अंदर चला गया, और वो पोजीशन में अगर मैंने होल्ड किया है, ये दिस इज थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पोजीशन. तो लेट्स से इसमें आपने होल्ड कर दिया. आपका ब्रीदिंग है वो एकदम शैलो ब्रीदिंग है, नॉर्मल ब्रीदिंग है. आप जैसे ब्रीदिंग कर पाते हो ना, वैसे वहां पे जाके होल्ड नहीं करना है. सो ब्रीदिंग पैटर्न का भी मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको कि कब कहाँ कैसे श्वास लेनी है, ठीक है ना. बट ये थर्ड स्टेप को समझना बहुत जरूरी है. थर्ड स्टेप इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, बिकॉज कोई भी आसन का बेनिफिट आपको तभी मिलेगा जब आप उस आसन के अंदर रहोगे, ज्यादा देर तक रहोगे. देन यू विल गेट बेनिफिट. आपको खुद ही मतलब पता चलेगा कि यस आई कैन डू दिस. और एक आसन जय करके होता है, 124 मिनट्स तक अगर कोई आसन में आप बैठ जाते हो
तो उसमें आपकी विजय हो जाती है, उस आसन में आपकी विजय हो जाती है, which is not possible. I mean, obviously it is possible, but it is not very easy to do. आप एक कोई भी आसन में कहीं पे भी आपको 5 मिनट भी बिठा दिया होगा ना, नॉर्मली ऐसे भी आपको 5 मिनट बिठा दोगे, आप कभी कोशिश करके देखना, तो आप नहीं बैठ पाओगे, आपको हिलना है, डुलना है, इधर होना है, उधर होना है, शरीर स्थिर कभी नहीं रह सकता। और वो कर लिया आपने तो आपने मतलब सब पे विजय प्राप्त कर लिया। तो फोर्थ स्टेप क्या है, वापस आना आसन में। इसमें भी हम अधिकतर क्या गलती करते हैं कि आप एकदम से फटाक से आ जाते हो, लेकिन वैसा नहीं है। जैसे आप गए थे, अब अभी मैंने भी खाना खाया है तो मैं ज्यादा देर तक टिक नहीं पाऊंगा कोई भी आसन में। आपने श्वास ली, आप श्वास छोड़ते हुए गए, यहाँ पे होल्ड किया आपने, जब आना है तो जैसे गए ना वैसे ही आपको श्वास ली और रिलैक्स। दैट इज द लास्ट पोजीशन विच इज कॉल्ड रिलैक्स। मतलब कि आपको वहां पे रिलैक्स करना है, ज्यादा कुछ वापस से कोई आसन में इमीडिएटली नहीं जाना है, अपने बॉडी को थोड़ा स्पेस देना है एंड देन यू कैरी ऑन विथ अनदर आसन। ओके, सो मैं आपको फिर से एक बार रिपीट करूंगा, चाहिए तो आप लिख लो। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट चीज आपके लाइफ में। ये चीज अगर आपने फिट कर ली योगा सिखाते टाइम, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि ब्रीदिंग कब लेना है और क्या लेना है वो भी आपको मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं, तो उससे आपका और ज्यादा एक आसन को करवाने का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाने वाला है। तो फर्स्ट इज प्रिपरेटरी पोज। आप अपने आप को प्रिपेयर करो। सिटिंग में कौन सा प्रिपरेटरी पोज है, स्टैंडिंग में कौन सा है, वो सिंपल है। स्टैंडिंग में आपको सीधा खड़ा रहना है, सिटिंग में आपको दंडासन में बैठना है। दंडासन एक आसन है जो कि आपको आने वाला है, उसमें आपको पता चल जाएगा कि दंडासन होता क्या है। थर्ड इज योर सुपाइन पोज। सुपाइन पोज में आपको क्या करना है, सुपाइन पोज मतलब स्पाइन पोज। स्पाइन पोज में आपको शवासन में लेटा रहना है, मतलब कि शवासन विथ लेग टुगेदर, पैर साथ में, और शवासन में आपको रहना है। वहां से आपको दूसरे आसन में जाना है, तो वो आपकी हो गई प्रिपरेटरी पोज। सुपाइन हो गई, अब आपकी प्रोन हो गई। प्रोन मतलब पेट के बल। पेट के बल में आपकी मकरासन करके एक आसन है, वो आपका प्रिपरेटरी पोज का काम करता है। सो दैट यू नीड टू रिमेंबर। एक सेकेंड। ऑलराइट, तो ये हो गया आपका स्टेप्स। अब अपन डिस्कस करेंगे ब्रीदिंग पैटर्न के ऊपर। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, और अधिकतर लोगों को यह समझ में नहीं आता है कि ब्रेथ कब लेनी है और कब छोड़नी है। ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, वो अगेन आपको कहीं नहीं दिखने वाला ये कि श्वास कब लेनी कब छोड़नी है। ये मतलब एक टीचर को हमेशा पता रहना चाहिए कि ब्रीदिंग लेनी कब होती है, छोड़नी कब होती है। ये क्या कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया, क्योंकि हर आसन में तो आप याद नहीं रख सकते कि मैं पश्चिमोत्तानासन करूंगा तो पश्चिमोत्तानासन में मेरे को ब्रेथ आउट करना है, इनहेल करना है। सो यू नीड टू रिमेंबर विथ दिस स्लाइड। तो इसमें देखो, आप सबसे पहले लिखा हुआ है बैकवर्ड बेंड। बैकवर्ड बेंड का कोई भी आसन कर रहे हो, एंड इफ यू आर गोइंग इन दैट आसन यू विल इनहेल। ये हो गया आपका बैकवर्ड बेंड। अब ये बैकवर्ड बेंड फॉरवर्ड बेंड किसके ऊपर बेस होता है? इसका बेस होता है स्पाइन के ऊपर। आपकी जो स्पाइन होती है ना, उसको आप फॉरवर्ड या बैकवर्ड करते हो, लेटरल करते हो, ट्विस्ट करते हो। सो सारे जो आसन है ना योगा में, वो सारे जो है वो आसपास में घूमते हैं आपकी स्पाइन के। स्पाइन का मूवमेंट ही आपका आसन है। सो लेट्स से आप स्पाइन को बैकवर्ड बेंड दे रहे हो। बैकवर्ड बेंड दे रहे हो मतलब पीछे की तरफ घुमा रहे हो, पीछे की तरफ लेके जा रहे हो। तो जब भी आपका स्पाइन पीछे की तरफ जाता है, आपको इनहेल करना होता है, श्वास लेनी होती है। तो अब लेट्स से
आप सिटिंग में उस्त्रासन करते हो तो उस्त्रासन आपको दिमाग में आता है, उस्त्रासन मतलब बैकवर्ड बेंडिंग है, या फिर आपके दिमाग में वो आसन नहीं आया, आपने गूगल पे डाला उस्त्रासन कैसा होता है, उस्त्रासन ओके, उस्त्रासन इज अ बैकवर्ड बेंडिंग। उस्त्रासन इज बैकवर्ड बेंडिंग मतलब आप जब भी इस आसन में जाओगे तो यू विल इनहेल एंड व्हेन यू आर कमिंग आउट यू विल एक्सहेल। ये कॉन्सेप्ट आपका यहीं पे क्लियर हो जाता है। कोई भी आसन आप बैकवर्ड बेंडिंग का ले लो, जैसे कि आप मत्स्यासन कर रहे हो तो मत्स्यासन में जब भी आप आसन में मत्स्यासन में जाओगे आपको इनहेल करना है, बिकॉज इट इज अ बैकवर्ड बेंडिंग आसन। सिमिलरली फॉरवर्ड बेंड आपका ये हो गया, जैसे कि पादहस्तानासन हो गया, या फिर सिटिंग में अभी जैसे मैंने पश्चिमोत्तानासन किया तो वो आपका फॉरवर्ड बेंडिंग है, क्योंकि स्पाइन को आप आगे की तरफ फॉरवर्ड कर रहे हो। तो उसमें आपको एक्सहेल करना है। जैसे मैंने बोला था कि इनहेल हाथ ऊपर उठा के मैंने इनहेल किया, पर जब आसन में मैं जा रहा था तब मैंने एक्सहेल किया। यू हैव टू रिमेंबर, आपका जब स्पाइन आगे की तरफ फॉरवर्ड बेंड हो रही है तो आपको श्वास छोड़नी है, एक्सहेल करना है। नाउ नेक्स्ट, ट्विस्टिंग। अब स्पाइन को आप ट्विस्ट करते हो, घुमाते हो, निचोड़ते हो। जब निचोड़ते हो, जब उस तरफ जा रहे हो, जैसे कि आप इस तरफ से आपने ट्विस्ट दिया अपने आसन को, ये फोटो में आप देखोगे तो मैंने फोटो को मैं कर्सर लेके जा रहा हूं, अब यहाँ पे देखोगे आप तो आपने ट्विस्ट किया है अपनी स्पाइन को। तो उसमें भी आप जब जा रहे हो तो आपको एक्सहेल करना है। अब जब एक्सहेल करना है तो उसके पहले आपको इनहेल करना है। ये तो एक कॉमन सेंस की बात है कि जब आप इनहेल ही नहीं किया हुआ है तो आप एक्सहेल क्या करोगे, श्वास भरी नहीं है तो छोड़ोगे कैसे। तो जब आसन में जा रहे हो तो आपको एक्सहेल करना है, उसका मतलब ये है कि उसके पहले आपको इनहेल करके रखना है। जब आप आसन में जा रहे हो तब एक्सहेल इनहेल करना है, तो उसका मतलब ये है कि आपने पूरा अपना पेट खाली करके, मतलब आपका जो बॉडी में ऑक्सीजन है उसको कंप्लीट बाहर निकाल के रखा है, सो दैट यू कैन इनहेल प्रॉपरली यहाँ पे जब आप बैकवर्ड बेंडिंग करने वाले हो। सिमिलरली लेटरल बेंड मतलब साइड बेंड। जब स्पाइन को आप साइड में बेंड करते हो, ये जैसे कि पार्श्वकोणासन और त्रिकोणासन में हमने किया है, तो उसमें आपका जो स्पाइन है उसको साइड में बेंड है। जैसे कि आपको आते हैं लोग कि मेरे को वेट लॉस कम करना है, ये इसके ऊपर काम करना है, तो जनरली आप क्या करते हो, आप लेटरल बेंड वाले आसन ज्यादा उनको पुश करते हो। तो अब आप लेटरल बेंड करवा रहे हो, उस टाइम पे आपको ब्रेथ आउट करना है, इनहेल करना है। आपने लेटरल बेंड के लिए आसन तो 5 सिलेक्ट कर लिया, अब पांचों के लिए आपको ऑक्सीजन कब लेना है कब छोड़ना है वो सारी गणित में तो आप जाने वाले नहीं हो। आपको जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि लेटरल बेंड है तो आपको एक्सहेल करवाना है, तो मतलब आपने पहले हाथ ऊपर करा, आपने इनहेल किया, फिर आप लेटरल बेंड साइड बेंड कर रहे हो तो आपको एक्सहेल करना है। स्ट्रेचिंग मतलब एक और आसन हो जाता है स्ट्रेचिंग के, मैंने सिटिंग में लिया है। जैसे अब ये जो आसन है इसमें ना तो स्पाइन साइड बेंड हो रही है, लेटरल बेंड हो रही है, ना ट्विस्ट हो रही है, ना बैकवर्ड हो रही है, ना फॉरवर्ड हो रही है। गौमुख आसन का पीछे वाला पोर्शन है, इसमें क्या हो रहा है, आपकी स्पाइन जो है ऊपर की तरफ खींच रही है, ऊपर से नीचे आप स्ट्रेच कर रहे हो अपनी स्पाइन को। तो जब आप स्ट्रेच करते हो तो आपको इनहेल करना होता है। जैसे बैकवर्ड बेंडिंग में आप इनहेल करते हो, सिमिलरली आपको स्ट्रेच करने के टाइम पे भी अपने को इनहेल करना है। ये कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में बैठा लेना है। चाहिए तो रट्टा मार लो कि इनवर्ड बैकवर्ड बेंडिंग का, बैकवर्ड बेंडिंग में इनहेल करना है, फॉरवर्ड बेंडिंग में एक्सहेल करना है, ट्विस्टिंग में एक्सहेल करना है, लेटरल में एक्सहेल करना है, और स्ट्रेचिंग में इनहेल करना है। तो 2 बार इनहेल है, 3 बार। मेजरली 90% जो आपके आसन है ना वो इन्हीं के इर्द गिर्द घूमेंगे। ये 5 पोज है। कुछ एक आसन ऐसे रहेंगे जिसमें आपको शायद इनहेल भी नहीं करना है, आपको नॉर्मली पोजीशन में जाना है, जो जिसमें आपको श्वास के ऊपर कोई फोकस नहीं रहता है। तो अदरवाइज जो 90% आसन है उसको आपको इस तरह से देखना है। ओके, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप आसन सिखाने के लिए जा रहे हो ना किसी को, तो ये सारी चीजें आपको सीक्वेंस में याद रखनी है। सबसे पहले लेट्स से मैं कोई आसन का नाम लेता हूं, गौमुख आसन, ओके, या फिर लेट्स से भुजंगासन। हाँ, भुजंगासन जो है वो मेरा प्रोन पोज है। सबसे पहला तो प्रोन पोज है, मतलब कि पेट के बल लेट के करने वाला आसन है। ऑल राइट, मैं प्रोन पोज है, मैंने ब्रीफिंग दे दिया आसन का कि ये प्रोन पोज है। भुजंग का मतलब एक सर्प होता है, तो सर्प का आकार हम बनाते हैं। तो ये तो हो गया आपका उसका ब्रीफिंग कि भाई उस तरह से आसन हम लोग करवाने वाले हैं। अब आपका आता है कॉन्ट्रा इंडिकेशन। कॉन्ट्रा इंडिकेशन सेकंड में और सबसे पहले बताने का रीजन ये है कि अगर मान लो कुछ आसन है जो कि हाई ब्लड प्रेशर पेशेंट को नहीं करवाने, या डायबिटीज है उसको नहीं करवाने, या किसी को कोई थायराइड है तो उसको नहीं करवाने, तो
अगर कोई आसन है जिससे बीपी बढ़ जाता है, लेट्स से भुजंगासन है, भुजंगासन को आपको हाई बीपी वाले पेशेंट को नहीं करवाना है, ठीक है, और वो हाई ब्लड प्रेशर वाला पेशेंट है और आपने उसको करवा दिया, तो ये इसके लिए उसको नुकसान हो सकता है. सो इट इज ऑलवेज बेटर टू एक्सप्लेन दैट those who are facing with blood pressure will not do this asan. So ये मतलब ये आपको पता धीरे धीरे पता चलेगा कि am I audible? Yes. Okay. तो शायद ये सारे चीज तो आप कॉन्ट्रा इंडिकेशन तक में था, आई होप उसके उसके इर्द गिर्द ही हम लोग डिस्कनेक्ट हुए थे. तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन आपको बताना बहुत जरूरी है बिफोर यू आर कंडक्टिंग एन आसन और स्टार्ट प्रैक्टिसिंग एनी पर्टिकुलर आसन. कॉन्ट्रा इंडिकेशन बताने का मतलब यही होता है कि आपको उसको ये कंफर्म कर लेते हो कि उसको अगर हाई ब्लड प्रेशर वाला है तो वो नहीं करेगा. लेट्स से आप भुजंगासन करवा रहे हो और आपने बोल दिया कि किसी को भी अगर हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है तो वो ये आसन नहीं करेगा. आपके 20 स्टूडेंट से लेट्स से 20 में से 3 को बीपी का प्रॉब्लम है तो वो ये आसन परफॉर्म ही नहीं करेंगे. लेकिन अगर आपने कॉन्ट्रा इंडिकेशन बाद में बताया तो वो परफॉर्म कर लेंगे और उसके बाद उनको शायद नुकसान हो जाएगा उसका. सो दैट्स व्हाई सीक्वेंस में आपको सबसे पहले कॉन्ट्रा इंडिकेशन बता, ब्रीफिंग के बाद आपको कॉन्ट्रा इंडिकेशन बता देना है. देन आपको टेक्निक बतानी है. टेक्निक क्या है? स्टेप्स, जो मैंने 5 स्टेप बताए ना, दैट इज द टेक्निक. तो वो टेक्निक बाद में आप ब्रीफ करोगे कि फर्स्ट आप प्रिपरेटरी पोज में आओगे तो प्रिपरेटरी पोज कौन सा लोगे, देन यू विल गो इन द आसन, then you will hold the asan for maximum time, then you will come out from that particular asan and relax yourself. So that techniques you will explain and make them do. ठीक है, तो आप उसको एक्सप्लेन करोगे टेक्निक और साथ साथ में उनको करने के लिए बोलोगे. नाउ इट्स टाइम टू एक्सप्लेन बेनिफिट्स. तो बेनिफिट्स को एक्सप्लेन करने का भी 2 टाइम होता है. एक ना, जब बंदे लेट्स से कोई इजी वाला आसन करवाया, आपने इजी वाला आसन करवाया जिसमें कि आप ज्यादा देर तक होल्ड करवा सकते हो उसको. अब वो होल्ड जब करता है ना आसन को, विच इज थर्ड टेक्निक में थर्ड स्टेप है, ठीक है ना, कि होल्डिंग इन द आसन और स्टेइंग इन द आसन. उस टाइम पे आप उसको, उसकी आंखें बंद रहती है, वो ब्रीदिंग के ऊपर उसका फोकस रहता है. उस टाइम पे आप उसको एक्सप्लेन कर रहे हो कि ये आसन करने से आपको साइटिका की प्रॉब्लम्स दूर होती है, या फिर ये जैसे भुजंगासन में आपने रखवाया उसको तो भुजंगासन में होल्ड कर रहा है. दिस इज द आसन विच इज वेरी गुड फॉर योर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग. So if you want to increase your confidence, this is the asan. People who are in stress can do these kind of asan which will be beneficial for them. So ये जो explanation है, benefits है, वो उस holding के time में करवाओगे. Otherwise when the person or साधक comes out from the asan और जब वो relaxation का जो position होता है ना, उस time पे आपको उसको benefits explain करना है. And उसके बाद आपको उसका वेरिएशंस क्या होता है. एक पर्टिकुलर आसन का 2-3 वेरिएशन होता है. अभी त्रिकोणासन है तो त्रिकोणासन का एक पोज है. आप अगेन ये गूगल में कंफ्यूजन होता है ना कि त्रिकोणासन में इधर एक पिक्चर दे रखा है, दूसरा पिक्चर कुछ और दे रखा है. सो वो सारे वेरिएशंस होते हैं कि भाई कोई अलग तरीके से कर रहा है, कोई अलग तरीके से कर रहा है. तो उसके वेरिएशन भी साथ साथ में आप बता सकते हो कि भुजंगासन में ये एक और वेरिएशन है जिसको आप कर सकते हो, जिसका अगर है वेरिएशन, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं. सो these are the points which you need to again by heart keep in mind. Do not explain contraindication later on or after the completion of the asan. You always have to explain it after the briefing. And टेक्निक्स में आपको मैंने 5 टेक्निक्स जो बता दिए विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वो आपने अगर अपने दिमाग में बिठा लिए और आपने एक्सप्लेन कर लिया तो आपको कोई मतलब आसन टीचिंग टेक्निक्स में कोई रॉकेट साइंस फिर उसके बाद नहीं मिलने वाली आपको. ओके तो हठयोग प्रदीपिका जो पतंजलि के बाद, पतंजलि का तो आपने देख लिया कि स्थिर सुखम आसनम, उसने एक ही डेफिनेशन पतंजलि महर्षि पतंजलि ने दी है, स्थिर सुखम आसनम. सिमिलरली आपको हठयोग प्रदीपिका में आसन के बारे में क्या बताया, थोड़ा सा अपन हिस्ट्री जान लेते हैं. हठस्य प्रथमांत्वादासनम पूर्व मुच्यते
कुर्यात दासनम स्थैर्यम आरोग्यम चांगलाघवम। ये कैसा होता है कि आप योगा वॉलंटियर के कोर्स में मतलब आप लकी हो कि आपके लिए एग्जाम नहीं है, एग्जाम नहीं लेंगे, लेकिन जब लेवल 1 में आप लेवल 1 की पढ़ाई करोगे, थोड़ा सा एडवांस वर्जन है, तो उसमें आपको ये प्रैक्टिकल में आपको ऐसा नहीं है कि आपको बोलेंगे कि भाई ये आसन करके दिखाओ मुझे, वो तो ऑब्वियसली करने वाले हैं, लेकिन एट द सेम टाइम वो ये पूछेंगे कि हठयोग प्रदीपिका के अनुसार आसन के क्या बेनिफिट है, वो ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है आपका। सो यू नीड टू रिमेंबर, ऑब्वियसली अगर आपको ये जो श्लोक है वो याद नहीं रहता है तो आप उसका मीनिंग जो है वो याद कर सकते हो। तो इसमें बोला गया है कि प्रायर टू एवरीथिंग आसन इज स्पोकन एज द फर्स्ट पार्ट ऑफ हठ योगा। जैसे मैंने फर्स्ट स्लाइड में बताया था कि सबसे पहले हठ योग प्रदीपिका में आसन को ही जगह दी गई है, मतलब कि सबसे पहले आसन। हैविंग डन आसना वन गेट स्टेडीनेस, फॉर्मनेस आपको मिलता है ऑफ द बॉडी एंड माइंड, डिजीजलेसनेस एंड लाइटनेस ऑफ द लिम्स, मतलब आपके जो ऑर्गन्स है उनको वो डिजीजलेस होते हैं, लाइटनेस होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं। सो दिस इज अ सिंपल थिंग यू नीड टू रिमेंबर कि एक जो भी आसन करता है उसका बॉडी जो है उसमें फॉर्मनेस आता है बॉडी और माइंड में, और डिजीजलेसनेस और लाइटनेस ऑफ द लिम्स रहता है। ये मतलब दिस इज द डेफिनेशन विच वी नीड टू अंडरस्टैंड, मतलब हिस्ट्री है उसको समझने की जरूरत है। मॉडर्न योगा में है बट यू नीड टू ऑल्सो अंडरस्टैंड कि कहाँ से आया है, क्या बोलते हैं। हठ योग प्रदीपिका जो कि सबसे पुरानी है, आई मीन पतंजलि के बाद, तो उसमें आसन के बारे में क्या बताया गया। हम आसन ऐसे ही नहीं कर रहे हैं, मतलब ये हमारे वेद में, उपनिषद में, भगवत गीता में बताया गया है, सबने बताया गया अपना अपने हिसाब से आसन को। सो सेकेंड इज ओपन्स द एनर्जी चैनल एंड साइकिक सेंटर। जो आपका इसका मतलब है श्लोक का, वो तो ये पहले इसमें आ गया है। उसके बाद आप देखोगे कि आपकी एनर्जी चैनल जो है वो चक्रस है, वो चक्र सुषुम्ना नाड़ी। अभी सुषुम्ना नाड़ी को मैं अगर एक्सप्लेन करूं तो जैसे कि आपका ये लेफ्ट और राइट, ये दो नॉस्ट्रल होते हैं, ठीक है ना। तो लेफ्ट जो नॉस्ट्रल है वो ईडा, उसको ईडा बोलते हैं। ईडा मतलब चंद्र, ठंडक, जो ठंडा आपको ठंडक प्रदान करता है, मतलब आपको थोड़ा सा कूल रखता है। सिमिलरली आपकी जो राइट नॉस्ट्रल है वो है सूर्य नाड़ी, मतलब कि आप मैं सुनाई दे रहा हूं ना सबको, आवाज आ रही है मेरी? सब बहुत ब्रेक हो रही है आपकी वॉइस। तो आपको मुझे बताना चाहिए, वही मैं पूछ रहा हूँ, ज्यादा ब्रेक हो रही है क्या? एक सेकेंड। ठीक है, मैं अपना वीडियो ऑफ करूंगा, सो उससे आपको थोड़ा सा क्लैरिटी मिलेगा वॉइस में। ओके, तो जैसे कि मैं हठ योग प्रदीपिका के बारे में एक्सप्लेन कर रहा था, तो हठ योग प्रदीपिका का जो डेफिनेशन है वो आपके सामने है। एक सेकंड। प्रायर टू एवरीथिंग आसन इज स्पोकन एज द फर्स्ट पार्ट ऑफ हठ योगा। हठ योगा में आसन के बारे में सबसे पहले बताया गया, और इसका बेनिफिट जो है वो स्टेडीनेस ऑफ बॉडी एंड माइंड, डिजीजलेसनेस एंड लाइटनेस ऑफ द लिम्स। ये आपको हठ योग की डेफिनेशन में बोला गया है आसन के बारे में। स्थैर्यम स्थिरता मतलब, चांगलाघवम मतलब कि आपका डिजीजलेस और लाइटनेस ऑफ द लिम्स। When you practice asan, steadiness develops, prana moves freely and there is less chance of disease occurring. प्राण जो है ना, प्राण मतलब कि आपकी जो ब्रीदिंग है, वो ब्रीदिंग जो है वो आप जब आसन करते हो तो आपका जो प्राण है ना वो फ्रीली मूव करते हैं बॉडी के अंदर, और जब फ्रीली मूव करते हैं ना तो आपको जो डिजीज के चांसेस है वो कहीं ना कहीं कम हो जाते हैं। मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ। बहता पानी जो है ना हमेशा वो शुद्ध रहता है, और जो पानी कहीं पे रुक जाता है वहां पे हमेशा बैक्टीरिया जन्म लेते हैं, वहां पे छोटे छोटे कीटाणु जन्म लेते हैं। बैक्टीरिया नहीं बोलूं तो मैं, जीव जंतु जो है ना, मतलब मछलियां है या कोई भी जो पानी के अंदर रहने वाले जो भी है, वो सारे कहाँ होते हैं? जहां पानी रुक जाता है। जो बह रहा पानी होता है उसमें ये सारी चीजें नहीं होती है। सिमिलरली हमारे बॉडी को भी वैसे ही देखना है आपको। जब आपके प्राण फ्लो होते हैं ना फ्रीली, तो आपका बैक्टीरिया जो है ना वो कभी वहां पे नहीं रुकेगा। बट जब आपके प्राण कहीं ना कहीं रुक जाते हैं
ऑब्स्टिकल्स आता है उनको, तो वहां पे जो बैक्टीरियाज आपके जन्म लेते हैं और उससे हमारे शरीर में बीमारियां उत्पन्न होती है। सो ऑलवेज, ये नीचे लिखा गया है स्टेगनेंट वाटर एंड फ्लोइंग वाटर। सो आपका जो प्राणा है वो हैज टू बी फ्लोइंग इन योर बॉडी, शुड नॉट बी स्टेगनेंट, रुकना नहीं चाहिए। आप कुंभक और ये सारी चीजें लगाते हो, कुंभक के बारे में भी थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा, लेकिन क्या होता है ना कि कुंभक का मतलब कि होल्डिंग द ब्रेथ। आप जब मेडिटेशन करते हो तो श्वास लेते हो, फिर उसको बोलते हैं कि आप होल्ड करो 10 सेकेंड। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप होल्डिंग में बैक्टीरिया को बढ़ाने के लिए उसको होल्ड कर रहे हो, वो एक प्रैक्टिस कर रहे हो जिससे कि आप आपकी जो ब्रीदिंग है वो कहीं ना कहीं डीप और होती जाए। तो वो आपका फ्लोइंग को बढ़ाने के लिए आप कहीं ना कहीं उसको रोक रहे हो, ठीक है ना। बट your prana should be flowing freely in your body, then only your body will be diseaseless। ये पतंजलि सॉरी हठ योग प्रदीपिका में बोला गया है। अब देखो हमारे पास कुछ वक्त और है, 15 मिनट और है। सो इफ यू ऑल आर ओके, शुड वी डू सम स्टैंडिंग आसन? इफ यू आर लाइक किसी ने खाना नहीं खाया है तो हम कर सकते हैं, अदरवाइज मैं जस्ट एक्सप्लेन करूंगा वो आसन को। पूर्वी जी, ओमिता, प्रतिभा, पंखुल, जे 1 2 3 4 5, हम आसन प्रैक्टिस कर सकते हैं या फिर नहीं हो पाएगा अभी? कोई प्रॉब्लम नहीं है, मॉर्निंग सेशन हम लेने ही वाले हैं वैसे भी आसन के लिए, बट अगर आपको फिर भी लगता है कि नहीं वी कैन डू आसना, देन वी विल बी। अदरवाइज मैं आपको खाली पीपीटी में उसके बेनिफिट्स वो सारे 2-4 एक्सप्लेन करके वाइंड अप करूंगा। सो विच एवर वे यू आर कंफर्टेबल। आज एक्सप्लेनेशन ही कीजिए। ठीक है, ठीक है, गुड, ठीक है। चलो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। आज मॉर्निंग का जब सेशन रहेगा तो सूक्ष्म व्यायाम और हमारा आसन जो भी है वो चलेगा। ओके, तो सबसे पहले आ जाता है ताड़ासन। सब आपके सिलेबस के अंदर ताड़ासन है, देख लेते हैं हम। हाँ, ताड़ासन आपके सिलेबस में है। ओके, तो ताड़ासन का मतलब क्या होता है? ताड़ासन इज फ्रॉम द संस्कृत वर्ड ताड़। ताड़ का मतलब होता है माउंटेन, मतलब कि स्टेडीनेस, मतलब कि जो स्थिर रहता है ना एक पोजीशन। और आसन का मतलब पोस्चर, कोई भी आपका पोस्चर, स्थिति में रहना। सो कोई भी आसन, अगर आपका हिंदी अच्छा है तो आपको ये चीजें समझने में दिक्कत नहीं आएगी। जैसे कि ताड़ आसन, तो मतलब ताड़ है और आसन, ताड़ का मतलब आपको समझना है, आसन का मतलब ऑलरेडी आपको सबको पता ही है। तो जो माउंटेन का पोज होता है ना, उसके अंदर स्थित रहना आपका ताड़ासन होता है। अभी माउंटेन पोज में ना एक कंफ्यूजन हो जाता है, एक पर्वतासन और, ठीक है ना, जो सूर्य नमस्कार का 1 2 3 4 फोर्थ पोजीशन है सूर्य नमस्कार। अब वो पोजीशन भी पर्वतासन, मतलब कि पर्वत का आकार बनाना होता है। तो ये दोनों में कहीं ना कहीं थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। जब इंग्लिश में आप माउंटेन पोज लिखते हो ना गूगल पे, तो आपको कभी कभी ताड़ासन भी दिखा देते, कभी कभी पर्वतासन भी दिखा देते। सो यू हैव टू मेक श्योर यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। अभी आप ताड़ासन को एक तरीके से और समझ सकते हो कि ताड़ जो एक झाड़ होता है ना स्टैंडिंग में, मतलब जो ताड़ का एक झाड़ होता है, मतलब एक खजूर का झाड़ ही आप पकड़ लो, वैसा, मतलब कि एकदम स्थिर जो झाड़ रहता है ना, उसका पोजीशन आप, वो पोस्चर आपको यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सो दैट माउंटेन जो है, माउंटेन आपको पर्वतासन में आप ऐड कर सकते हो। ये देखो, हाउएवर पर्वतासन स्क्रीन विजिबल नहीं है क्या? एक सेकेंड, अभी जस्ट होल्ड, वेट 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 वेट। अभी विजिबल है? यस सर। ओके, तो हम ताड़ासन की बात कर रहे थे। ताड़ासन जो है वो संस्कृत वर्ड से सारी चीजें सुन तो ली होगी आपने ऑब्वियसली। तो उसमें ना माउंटेन करके दिया हुआ कि माउंटेन पोज, माउंटेन पोज में पर्वतासन भी आता है। तो आपको पर्वतासन को माउंटेन पोज में लेना है, और ताड़ासन को एक वृक्ष जो होता है ना, ताड़, जैसे आप खजूर का वृक्ष देख लो, उसका पोजीशन आपको मेंटेन करना है इसमें। However, Parvatasana is also called mountain pose. Therefore, one may get easily confused by identifying the name. This I've already explained. So, अगर आप यहाँ पे देखो, मैंने ना कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं डाला है इसमें,
ठीक है। लेकिन कॉन्ट्रा इंडिकेशन मतलब कि किसको नहीं करना चाहिए। अभी कुछ चीजें ना आपको खुद को अपने दिमाग से सोचना पड़ेगा कि लेट्स से कोई सीनियर सिटीजन है और सीनियर सिटीजन है, अभी देखो ताड़ासन में ना मैंने पैर जो है ना अपना ऊपर उठाया है, उंगलियों के ऊपर मैं खड़ा हूं, इसमें यहाँ पे फोटो में आप देखोगे तो आपको सीनियर सिटीजन को करवा रहे हो, उनका बैलेंस नहीं बन पा रहा है, तो उनको आपको बोलना है कि आपको अपने पैर पे ही खड़ा रहना है, तलवे नीचे ही रहेंगे, आपको तलवे उठाने नहीं है। मतलब कि आपको अपने जो गुल्फ गुल्फ वाला जो आपका जॉइंट है उसके ऊपर आपको स्ट्रेच नहीं देना, आपको पैर अपना जमीन पर ही रखना है। आप अगर इसमें देखोगे तो ठीक है ना। सो आपको पैर नीचे रखना है। सेकेंडली, अगर किसी को चक्कर आने जैसा है कि मतलब उसको ज्यादा खड़े रहने पर चक्कर आता है तो उनको नहीं देना है। आपको अपने जनरली क्या होता है, इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं होने का रीजन यही है कि ये आसन कोई भी कर सकता है, ठीक है ना। बट स्टिल देयर आर सम पीपल हु माइट नॉट बी एबल टू डू दिस आसन ऑल्सो। स्टैंडिंग में वो नहीं खड़े रह पाते या फिर उनको खड़े रहने में दिक्कत है, तो उनको आपको आसन रिकमेंड नहीं करना है। बट देयर इज नो एनी सीवियर थिंग कि भाई ये अगर लेट्स से उसको हाई ब्लड प्रेशर है तो वो नहीं करेगा, वैसा कोई ज्यादा इसमें इशू नहीं है। सो यू कैन, आई मीन आई हैव स्किप्ड द कॉन्ट्रा इंडिकेशन, और कभी कहीं पे पीपीटी में जगह नहीं होने के कारण मैंने थर्ड या सेकंड स्लाइड में शिफ्ट कर दिया है। सो यू नीड टू रिमेंबर अपना स्टेप जो मैंने बताया है। फर्स्ट इज यू हैव टू ब्रीफ अबाउट द आसन जैसे मैंने किया, देन यू विल एक्सप्लेन कॉन्ट्रा इंडिकेशन एंड देन यू विल एक्सप्लेन द टेक्निक हाउ यू आर गोइंग टू डू। अभी टेक्निक में ना 5 स्टेप्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए और वो 5 स्टेप्स के ही इर्द गिर्द ये घूम रहा है। देख लेना आप, स्टैंड विद द फीट टुगेदर कीपिंग अ डिस्टेंस ऑफ 1 फुट इन बिटवीन। नाउ यहाँ पे आप 1 फुट का डिस्टेंस रख सकते हो। इफ यू थिंक दैट आप दोनों साथ में रख के करोगे दैट इज ऑल्सो बेटर। वाई दे आर सेइंग 1 फीट का डिस्टेंस, अगर कोई बंदा जो पहली बार कर रहा है या फिर बैलेंस नहीं बना पा रहा है तो आपको उसको डिस्टेंस के लिए बोलना है। अदरवाइज यू कैन डू इट विदाउट हैविंग अ स्टैंड, बिकॉज आपको जब जॉइंट साथ में जॉइंट करके आप करोगे तो यू विल बी एबल टू मेंटेन बैलेंस और आपका जो होल्डिंग कैपेसिटी है वो कहीं ना कहीं और ज्यादा बढ़ेगा। साइड वे में मतलब स्प्रेड करके करोगे तो आपको बैलेंस इजीली मिलेगा, एफर्ट कम लगेगा। जब आपके पैर साथ में रहेंगे तो आपको ज्यादा एफर्ट डालने पड़ेंगे अपने आप को स्थिर बनाने के लिए। सो इट अगेन डिपेंड्स केस टू केस, आपको स्टूडेंट्स को बताना है, बट एट द एंड योर गोल हैज टू बी कि आपका जो स्टूडेंट है वो दोनों पैर साथ में रख के करे इस आसन को। Keep the arms by the side of the body, take a couple of deep breath. ये आपको एक्सप्लेन आपके हिसाब से you can modify these pointers. Take a deep breath. अभी इसमें बोला है कि inhale and raise the arm and keep at the shoulder level. Now हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। पहला जब जो आसन टेक्निक्स में ना 5 स्टेप बताए थे, तो सबसे पहले तो इसने पहले स्टेप में बता दिया प्रिपरेटरी पोज कि आपको दोनों पैर 1 फीट का डिस्टेंस में खड़े रहना है। सो दैट हैज बिकम योर प्रिपरेटरी पोज। नाउ ही सेइंग टेक कपल ऑफ ब्रेथ, मतलब नॉर्मल ब्रेथ ले रहे हो, मतलब दिस इज आल्सो प्रिपरेटरी पोज। व्हेन यू आर गोइंग इन द आसन, दैट इज द सेकेंड पोज, सेकेंड स्टेप, जिसमें आप इसने बोला है इनहेल एंड रेज द आर्म एंड कीप द शोल्डर एट शोल्डर लेवल। मतलब कि आपने इनहेल करते हुए आपके आर्म्स को रेज करके ऊपर लेके गया है, ठीक है। Interlock the finger and turn the palm against the shoulder and exhale. अब यहाँ पे आपने इंटरलॉक कर दिया, उसके बाद now you can exhale and stay in the आसन, उस आसन के अंदर आप रह सकते हो। Inhale and raise the arms above the head with palm facing upward. Now your arms, head, trunk and legs are on the same line. तो क्या हो रहा है ना, एक ही स्टेप को खाली 4 टुकड़ों में तोड़ के फिर इसको बताया गया है। सो अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि सबसे पहले इन्होंने क्या बोला है कि इनहेल एंड रेज द आर्म एंड कीप एट द शोल्डर लेवल। शोल्डर लेवल के ऊपर आपने आर्म्स को रेज करने के लिए बोला है, मतलब कि आपने साइड वे से भी आप रेज कर सकते हो, और देयर इज अ वेरिएशन कि आप आगे फिंगर्स को इंटरलॉक करके, मैं आपको वीडियो चालू करके बताता हूं इन केस। Okay. So
अज्यूमिंग कि आप पैर जो है वो दोनों साथ में रखने वाले हो, सेकेंड स्टेप जो है, मतलब ये आपका प्रिपरेटरी पोज है। प्रिपरेटरी पोज में ताड़ासन को एक जो वेरिएशन है उसमें आपको फिंगर्स को इंटरलॉक करके आपके सामने ऐसे रखना है। सो दिस इज योर प्रिपरेटरी पोज। नाउ सेकेंड इज गोइंग इन द आसन। So now you will explain that, keep your feet together, interlock your finger like this and stand erect. Keep your spine straight. Now, while inhaling, you will move your shoulders upward and your arms next to your ears, and you are stretching yourself up, standing on your toe and hold there. So this is the position where you will hold. And when you are coming out, you just have to exhale. See, यहाँ पे आपको shallow breathing रखना है, normal breathing रखना है. And then while exhaling, you will slowly come back. Your feet will come back on the floor. And this is coming out. And let's relax. इतना डिटेल में भी आपको मतलब याद रखने की जरूरत नहीं है. यू जस्ट हैव टू रिमेंबर ऑल दोस 5 स्टेप्स, और 5 स्टेप्स को आपको अपने तरीके से एक्सप्लेन करना है. दैट्स ऑल. देन आपका आ जाता है बेनिफिट. ये हम करेंगे तो आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा. सो बेनिफिट्स, फिजिकल एंड मेंटल बैलेंस आपका इसमें रहता है. सी, फिजिकली तो आपको, आप जब अपने आप को स्ट्रेच देते हो ना, तो आपका जो चेस्ट है वो कहीं ना कहीं एक्सपांड होता है. आपका स्पाइन जो है वो स्ट्रेच होता है ऊपर की तरफ, इनहेल करते हुए आप जाते हो तो, ठीक है ना. और जब आप उस पोजीशन में स्टेबल रहते हो तो आपका जो मन में आप जो इम्बैलेंस होता है ना कहीं, मतलब कैसा होता है, हमारा बॉडी अस्थिर क्यों होता है? जब आपका मेंटली आपका फोकस नहीं होता है. तो इस पोजीशन से आपका मेंटली फोकस कहीं ना कहीं डेवलप होता है. आप आगे की तरफ एक पॉइंट पे फोकस करते हो, जिससे आपका मेंटल बैलेंस भी कहीं ना कहीं स्टेबल होता है. देन आप बेनिफिट्स में आपको, जैसे कि ट्रिक मैं बता रहा हूं कि आपका जब आप आसन कर रहे हो तो आपका हो क्या रहा है, कौन से बॉडी के ऑर्गन्स के ऊपर या पार्ट्स के ऊपर ज्यादा स्ट्रेच मिल रहा है, वो आपको उस टाइम पे एक्सप्लेन करना है. तो ऑब्वियस सी बात है कि आप जब ऊपर की तरफ स्ट्रेच करते हो तो आपका स्पाइन कहीं ना कहीं स्ट्रेच होता है. तो एक बेनिफिट आपको यहाँ पे मिल गया कि आपका स्पाइन स्ट्रेच होता है. मतलब ये दीज आर द नॉर्मल थिंग्स. कोई बुक से पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको खुद को पता चल जाएगा कि यार ये तो हाँ ऑब्वियस सी बात है कि आपको आपका स्पाइन के ऊपर स्ट्रेच मिल रहा है. स्टिमुलेट्स द नर्वस सिस्टम, ये अभी आपको थोड़ा सा बुक से देख के आपने बताया, तो नर्वस सिस्टम के ऊपर ये काम करता है, फोकस बिल्ड करता है आपका. स्ट्रेचेस अब्डोमेन मसल, ये वापस आपका आप अपना दिमाग से निकाल सकते हो कि आप जब ये आसन कर रहे हो तो आपका फिजिकली कहाँ पे स्ट्रेच आ रहा है. आपके पेट के ऊपर भी स्ट्रेच आ रहा है, आपका पेट भी कहीं ना कहीं खींच रहा है, ऊपर की तरफ पुश कर रहे हो आप अपने आप को. जब आप ये आसन करोगे ना तो आपको खुद को पता चल जाएगा. नाउ they are saying that it is good for pregnant ladies in the first or second trimester. आपने एंड में करवाया तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है. So you have to be very careful. Otherwise this आसन आप, और अगर बेनिफिट्स इसके ऐड करना चाहोगे तो ये कर सकते हो कि it corrects your posture. कोई होते हैं ना जो शोल्डर्स उसके आगे झुके हुए रहते हैं, ऐसे लोग होते हैं. तो ऐसे इश्यूज होते हैं कि कुछ लोग होते हैं जिनका रीढ़ की हड्डी आगे झुकी हुई रहती है या शोल्डर्स आगे से झुके रहते हैं. तो वो क्या होता है ना, वो डल पर्सनालिटीज होती है, मतलब कि कहीं ना कहीं वो, मतलब कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं लैक होता है उनके अंदर. सो आप ये सारे बेनिफिट्स, जैसे मैंने पूरे बेनिफिट्स लिखे नहीं लेकिन मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं आपको. सिमिलरली लुकिंग एट द पोजीशन, और आपको कहां पे उसका बेनिफिट मिलता है. आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है जब इंसान का जो शोल्डर है वो कहीं ना कहीं स्ट्रेच होता है ना. जब आपका चेस्ट बाहर निकलता है और आप ऐसे चलते हो तो वो आदमी दिखता ही कॉन्फिडेंट है. तो ये आसन आपको वो पोस्चर में लेके जाने में हेल्प करता है, वो पोस्चरल करेक्शन होता है. सो इट हेल्प्स यू टू बिल्ड योर कॉन्फिडेंस. दिस इज वन ऑफ द what you call benefit. Now this आसन can be given to children's. बच्चों को ये आसन करवाओगे आप तो उनका हाइट कहीं ना कहीं बढ़ता है. अब हाइट बढ़ता है, ये मतलब बच्चों में तो चलो ठीक है, ये हाइट बढ़ाने वाला आसन है, लेकिन ऐसे बुक्स में भी लिखा है कि ताड़ासन जो है वो हाइट बढ़ाने में हेल्प करता है. लेकिन एक पर्टिकुलर एज के बाद है ना हाइट नहीं बढ़ता है, ये हमको भी पता है, ये फैक्ट है.
तो ये क्यों बोलते हैं फिर भी? तो क्या होता है ना, हमारा जो स्पाइन है ना, वो स्पाइन आगे की तरफ झुक जाता है ना, तो हमारा हाइट जो 2-4 इंच का जो है ना, वो ऑब्वियसली आपकी हाइट कम हो जाती है उसमें, आप देखोगे तो ये आसन जो है ना कहीं आपकी स्पाइन को आगे की तरफ नहीं, आपकी स्पाइन को स्ट्रेट करता है और स्ट्रेच करता है, और वो स्ट्रेच की वजह से आपकी हाइट बढ़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं, आपका पोस्चरल करेक्शन हो जाता है, तो जो आपकी एक्चुअल हाइट है ना वो पूरी दिखती है उसमें। जब आप आगे की तरफ झुक के चलते हो ना, तो आपकी हाइट एनीवेज थोड़ी सी डाउन हो जाती है। सो वो बेनिफिट आपको इसमें मिलता है कि आपका पोस्चरल करेक्शन हो जाता है। मैं खुद भी, अगर आप 5 साल पहले देखते तो मैं जब जिम जाता था तो मुझे मेरे जिम ट्रेनर ही बोलते थे कि आप, तेरे शोल्डर बहुत आगे है, तू थोड़ा सा उसको फॉरवर्ड रख। तो वो एक मतलब कैसा होता है ना कि जब इंसान डल होता है या फिर उसको पोस्चरल के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, तो वो ऐसे ही बन जाता है, फिर उनको पता ही नहीं चलता, वो उसमें ही स्थिर हो जाता है बंदा। तो अपने को ये हमेशा याद रखना है कि हमारा शोल्डर जो है वो रोल करके हमेशा बाहर की तरफ होने चाहिए। अभी ये मेरा डीपी के अंदर ही देख लो कि शोल्डर एकदम स्ट्रेट है और जो सीना है वो बाहर है, मतलब कि ये पोस्चर एकदम करेक्ट पोस्चर है। अदरवाइज क्या होता है, मैं आपको एक पोजीशन ही बता देता हूं। ये क्योंकि हमको खुद को डेवलप करना है, ये सबको, सबसे पहले तो हमारे ऊपर ही हम फोकस करेंगे, तभी जाके हम दूसरों को सिखा पाएंगे। तो अब यहाँ पे आप देखोगे ना, तो ये पोजीशन में आपको शोल्डर पूरा का पूरा रोल्ड बैक है, मतलब पीछे की तरफ लग रहा है, ऐसा नहीं कि आगे की तरफ झुका हुआ है, चेस्ट पूरा बाहर है। तो इसमें ना ये ऐसे अगर कोई बंदा है, मतलब जबरदस्ती आप अगर स्ट्रेच करके चलोगे तो वो ऑब्वियसली दिख जाएगा, लेकिन आप रिलैक्स हो तब भी आपके शोल्डर्स जो है वो रोल्ड बैक है और खुले हुए हैं, तो आप वो लगेगा कि हाँ ये कॉन्फिडेंट बंदा है, मतलब कि ये कॉन्फिडेंस उसके अंदर झलकता है। और उस पोजीशन में आने के लिए आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम प्रैक्टिस करते रहना है कि आप हमेशा कभी चल रहे हो तो एकदम से झुके हुए नहीं चल रहे हो, ये जरूरी है। इवन प्राण के ब्लॉक होने का एक रीजन ये भी है कि आप एकदम से कॉन्फिडेंट नहीं हो, और डलनेस है वो आपके अंदर हमेशा, अगर आपके स्पाइन और शोल्डर आपके आगे है तो वो दिखता है। ठीक है, हम विल गो टू नेक्स्ट आसन। टाइम देख लेते हैं एक बार, टाइम हो चुका है अपना। सो व्हाट वी विल डू, वी विल जस्ट क्लोज द सेशन हियर ओनली। हमारा जो प्रैक्टिस है वो हम बाद में करने वाले हैं। होपफुली ये जो दूसरे आसन है वो भी मैं कल ले लूंगा, इनकेस अगर कोई दूसरा सेशन नहीं होगा तो। अभी आप अपना एक पोजीशन में बैठ जाओ, सुखासन नहीं तो पद्मासन। पद्मासन आपको पता ही है, नहीं है तो मैं आपको अभी जो पिक्चर दिखाया था वो पद्मासन है। पद्मासन में आप स्थिर बैठ जाएंगे। मैं पूरा का पूरा आपको वापस से ब्रीफ करने वाला हूं एक 5 मिनट में। कीप योर आईज क्लोज्ड, ज्ञान मुद्रा में बैठ जाएंगे। स्पाइन सीधी रहेगी आपकी, शोल्डर रोल बैक, शोल्डर को पीछे घुमा के आप सीधे कर लोगे। चिन नीचे की तरफ, आपका जो तोड़ी है वो हल्की सी नीचे की तरफ रहेगी, जिससे आपको एक सरेंडर का भाव पैदा होगा। लंबी गहरी श्वास लेंगे और उसे धीरे धीरे छोड़ने का प्रयास करेंगे, छोड़ेंगे धीरे धीरे। डीप एक्सलेशन, जितना छोड़ सकते हो उतना डीपली छोड़ना है, और धीरे धीरे फिर से लंबी गहरी श्वास लेंगे और धीरे 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 उसे छोड़ेंगे। आपका जो ध्यान है वो आपके आईब्रो सेंटर पे रहेगा, दोनों आंखों के बीच। आज हमने आसन के बारे में डिस्कशन करी, थ्योरी पार्ट कवर किया, जिसमें हमने आसन के बारे में, उसकी हिस्ट्री के बारे में जाना। पतंजलि योग सूत्र में आसन स्थिर सुखम आसनम, उसी प्रकार हठ योग प्रतिपिका में 15 टाइप के आसन दिए गए हैं। धीरे धीरे जब हम मॉडर्न वर्ल्ड की तरफ बढ़ते गए, प्री क्लासिकल, क्लासिक और
घेरंड संहिता में 32 आसन, उसी प्रकार धीरे धीरे आसन जो है वो हर बुक में बढ़ते चले गए। इसका कारण जो है हमारे बॉडी में टॉक्सिन और मॉडर्न वर्ल्ड की तरफ बढ़ना माना जाता है कि हमारी बॉडी जो है अगर स्थिर रहेगी तो हम मेडिटेशन, ध्यान की तरफ पहुंच पाएंगे। तो उसी तरह एक रीजन यह है कि पतंजलि ने आसन में सिर्फ स्थिर सुखम आसन के बारे में बताया, जबकि हठ रत्नावली, हठ योग में कई सारे आसन दिए गए हैं। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ आसन के बारे में पढ़ा, स्टैंडिंग, सिटिंग, प्रोन और सुपाइन। स्टैंडिंग मतलब खड़े रह के करने वाले आसन को, सारे आसन को स्टैंडिंग आसन। फिर वैसे ही सिटिंग, बैठे हुए आसन को। प्रोन जो है वो पेट के बल किए जाने वाले आसन, और सुपाइन जो कि स्पाइन, अपने पीठ के बल, स्पाइन के ऊपर किए जाने वाले सारे आसन। 4 कैटेगरीज मैंने आपको एक्सप्लेन करी। उसके बाद हमने जाना कि आपको फॉरवर्ड बेंडिंग में आपको श्वास को छोड़ते हुए, कोई भी आसन अगर फॉरवर्ड बेंडिंग वाला है तो उसमें आपको श्वास छोड़नी है। कोई भी आसन आपको बैकवर्ड बेंडिंग वाला है तो आपको श्वास लेनी है। कोई भी आसन आपको अगर ट्विस्टिंग है, स्पाइन को ट्विस्ट दे रहे हो तो आपको इनहेल करना है। कोई भी आसन जिसमें आप लेटरल बेंड स्पाइन को दे रहे हो तो आपको एक्सहेल करना है। तो वो सारी ब्रीदिंग जो क्रिया है कोई भी आसन के ऊपर, वो हमने एक्सप्लेन करी। उसके पहले हमने 5 स्टेप्स जो है वो आसन के, किस प्रकार हम आसन करते हैं, किस प्रकार हमें आसन को कंडक्ट करवाना है, उसके बारे में जाना। जिसमें पहला स्टेप था प्रिपरेटरी पोज, जिसमें 4 प्रकार की प्रिपरेटरी पोज। सिटिंग में आपकी दंडासन, स्टैंडिंग में आपकी स्टैंडिंग पोज, फीट टुगेदर, प्रार्थनासन आप कह सकते हो जिसे, और प्रोन में आपकी मकरासन, और स्पाइन, सुपाइन वाली पोज में आप शवासन जैसी पोज को प्रिपरेटरी पोज में रख सकते हो। उसके बाद गोइंग इन द आसन, स्टेइंग इन द आसन, जो कि काफी इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है, जिसमें आपको सबसे ज्यादा देर तक रुकने की कोशिश करनी, जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले। और कमिंग बैक फ्रॉम द आसन, जिस जैसे गए हो वैसे ही आपको वापस उस आसन से बाहर निकलना है, श्वास पर ध्यान रखते हुए, और रिलैक्स करना है आपको, अपने आप को। तो ये हमने पोजेस, जो स्टेप्स है वो फॉलो किए। उसके बाद जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया कि आपको ब्रीदिंग पैटर्न्स कैसे रखना है। उसके बाद हमने हठ योग प्रदीपिका के द्वारा आसन की जो श्लोक है, आसन की जो डेफिनेशन है, उसके बारे में पढ़ा। और फिर हमने ताड़ासन के बेनिफिट्स के बारे में, ताड़ासन की ब्रीफिंग के बारे में, और ताड़ासन का कॉन्ट्रा इंडिकेशन जाना। अब अगले सेशन में हम सूक्ष्म व्यायाम और आसन की जो प्रैक्टिस है वो करने वाले हैं। मुझे आप लोगों से आशा है कि आप सभी सुबह के टाइम 7 से 8 बजे के करीब हम जब शेड्यूल करेंगे अपना सेशन, तो आप सभी लोग तैयार रहेंगे। आप अपने दोनों हाथों को जोड़ लेंगे और मेरे साथ में एक मंत्र का उच्चारण करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को घर्षण देंगे, रब योर पाम।
Cup your eyes, give a gentle massage on your face. Have a smile on your face. Come back in Namaskar Mudra and slowly open your eyes with a smile on your face. Thank you so much, everyone. I hope you liked this session. If you have any query related to Asan, please give me a call or text me anytime. अभी कोई क्वेश्चन रहेगा तो आप मुझे बता सकते हैं, otherwise we will end the session.